का टॉपिक है लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण। देखिए, लोक प्रशासन का मतलब क्या है? लोक प्रशासन का मतलब है सरकार, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बड़े बड़े अफसर, मंत्री, वो सरकार का हिस्सा हैं, तो उनको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा नहीं कि उनके पास पावर, उस पावर्स का वो किसी तरीके से भी इस्तेमाल करें। तो चलिए टॉपिक हम शुरू करते हैं। लोक प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी तथा संवेदनशील बनाने के लिए सार्थक तथा प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियंत्रण के अभाव में कुप्रबंध की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भाई, पावर होगा तो उसका तो मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, फिक्स है। ये तो मंत्री भी या कोई बड़े बड़े अफसर IAS IPS IARS हैं, वो कोई भी काम करते चले जाएंगे, पावर का मिसयूज़ करेंगे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होता है, लोक प्रशासन पे जो है 3 तरीके के नियंत्रण होते हैं। तो पार्लियामेंट्री, संसदीय नियंत्रण, और दूसरा होता है जुडिशियल, न्यायिक नियंत्रण, और तीसरा जो होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी नियंत्रण। ठीक है ना। तो आज हम जो है वो पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये नियंत्रण बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो भाई अपने आप सारे के सारे मतलब कि चौधरी बन जाएंगे, अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो अब देखिए, संगठन के आकार, उद्देश्यों तथा स्वरूप या प्रकृति के अनुसार नियंत्रण की विधियां तथा प्रणालियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। लोक प्रशासन में नियंत्रण के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। अब देखिए कौन कौन से 2 मुख्य उद्देश्य हैं। वो उद्देश्य हैं, एक तो वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग रोकना। भाई, भ्रष्टाचार करते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी का जो है वो मिसयूज़ करते हैं, रिश्वत लेते हैं, देते हैं, तो मतलब ये वित्तीय जो संसाधन है, ठीक है ना। सरकार का बहुत सारा करोड़ों अरबों खरबों रुपये पैसा होता है, सड़कों पे लगता है, ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है, एजुकेशन पे लगता है, हेल्थ पे लगता है, एग्रीकल्चर पे लगता है। तो उस पैसे का दुरुपयोग करना, क्योंकि पैसे का इस्तेमाल कौन करेगा? सरकारी अधिकारी करेंगे, मंत्री करेंगे। तो भाई ये भी तो चेक रखना है ना, वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पैसे को खर्च। और अगला जो उद्देश्य है वो है संविधान, कानून, नीतियों, निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। कि भाई जो काम कर रहे हैं संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो प्रोसीजर निर्धारित की गई उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये भी देखना होता है इस नियंत्रण के थ्रू। ठीक है। तो ये नियंत्रण मैंने बताए थे, संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण। जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम, जो पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो भारत में ना कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर आपको पता ही होगा संसद बनती है। ठीक है। और इसमें जो है ये जो संसदीय नियंत्रण 2 प्रकार के हैं। संसद की नियमित प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण, संसद में जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे बजट के ऊपर बहस करना और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना, 0 आवर में क्वेश्चन वगैरह करना, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसके ऊपर बहस करना, तो ये जो एक प्रोसीजर्स हैं उनके माध्यम से नियंत्रण करना। और दूसरा जो नियंत्रण होता है संसदीय समितियों के द्वारा नियंत्रण करना, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, तो इनके माध्यम से भी जो है लोक प्रशासन के ऊपर नियंत्रण होता है। इनकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो चैनल पर जाके। तो संसद की नियमित प्रक्रियाओं द्वारा जो नियंत्रण होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले कौन सा देखो आप, राष्ट्रपति का अभिभाषण। जब भी संसद का जो नया अधिवेशन होता है तो वो जो है ज्वाइंट सेशन होता है, वो राज्यसभा लोकसभा, और उसमें जो राष्ट्रपति का उसमें जो है अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति भाषण देता है। और उस भाषण में क्या होता है, जो सत्ता दल होता है जिसने सरकार बना रखी होती है, जिस दल ने, उसकी नीतियों का, मान्यताओं, कार्यक्रम, सफलताओं और अन्य जो उन्होंने काम की है उनका वर्णन होता है। उसके बारे में जो राष्ट्रपति जो है वो बताता है पार्लियामेंट के अंदर। और उसमें लगभग 4 दिन का समय निर्धारित किया जाता है बहस करने के लिए। विपक्षी दल जो है जो सरकार है उससे सवाल करती है और उनकी नीतियों की आलोचना करती है, उस पर सवाल जवाब होते हैं। तो राष्ट्रपति के भी भाषण पे भी जो है जो विपक्षी दल है वो सरकार की नीतियों को लेकर, उसके कामकाज को लेकर वो बातचीत करती है, उनसे सवाल पूछती है, उनकी आलोचना करती है। ठीक है ना। और अगला देखिए, इसमें बजट पर चर्चा। आपको पता है हर साल जो है बजट पेश किया जाता है। तो बजट में जो जितने भी आइटम्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन पे कितना खर्च होगा, उस पे कितना खर्च होगा, इस पे इतना खर्च होगा, तो वो सारा का सारा जो इस पर डिबेट होती है
और जो विपक्षी दल हैं वो सरकार से सवाल जवाब करते हैं कि भाई इसमें इतना पैसा आप व्यवस्था कर रहे हो तो कहाँ कहाँ खर्च करोगे, कैसे खर्च करोगे, आपने ज़्यादा पैसा ले लिया। तो इसमें लगभग क्या होता है कि कटौती, जो बजट पर जो कटौती प्रस्ताव है वो कटौती प्रस्ताव लेकर के आती है जो विपक्षी दल है, और उनके माध्यम से जो है कई बार क्या होता है सरकार बढ़ा चढ़ा करके खर्चा जो है बता देती है। भाई इसमें जहाँ 1 लाख करोड़ खर्चा होना तो वहाँ 1.5 लाख करोड़ दिखा देगी। तो वो विपक्षी दल पूछेंगे कि भाई आप इतना खर्चा कैसे कर रहे हो, इसमें कटौती करो आप। तो उससे सरकार की आलोचना भी होती है एक तरीके से, ठीक है। और अगला देखिए इसमें प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर हम जिसको बोलते हैं, यह संसदीय नियंत्रण का सर्वाधिक लोकप्रिय जो है प्रभावी माध्यम है। संसद के सत्रकाल में प्रत्येक दिन प्रथम घंटा, पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल के लिए जो है निर्धारित किया जाता है। औसतन 30 मौखिक प्रश्न जो है प्रतिदिन पूछे जाते हैं और जिनका जो है उत्तर जो है वो सरकार देती है। और ये इसके उद्देश्य कौन से होते हैं? किसी विषय पर मंत्री की राय जानना। वो सवाल किस तरीके का, आप ये बताइए कि भाई हेल्थ के लिए आपने काम किया या किस तरीके से आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। उसकी प्रोग्रेस पूछना, भाई किस तरीके का काम कर रहे हो आप, उसकी रिपोर्ट वगैरह बताओ। किसी आरोपित दुर्बलता के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना कि भाई इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं तो सरकार क्या कर रही है, लोग बीमारियों से मर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं। तो इस तरीके के जो है सवाल जो है वो विपक्षी दल जो है वो सरकार से करते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें जो सरकार जो मतलब कि जो विपक्षी दल जो सरकार से सवाल पूछते हैं उसमें क्या होता है, एक तो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं अनस्टार्ड। और स्टार्ड प्रश्न भी होते हैं जो जिन प्रश्नों के आगे जो है स्टार का जो चिन्ह होता है उसको हम स्टार्ड बोलते हैं। ये लगभग 10 दिन पहले जो है मंत्रियों से भेज दिए जाते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को, भाई ये सवाल पूछा जाएगा, और जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है। स्टार्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो है मौखिक सवाल जो है जवाब दिया जाता है, और उसमें सप्लीमेंट्री भी होते हैं। उसमें से कोई सवाल निकलता है तो विपक्षी दल उससे भी सवाल पूछ सकते हैं मंत्री से, भाई इसका भी जवाब दें। और अगला होता है अनस्टार्ड, ठीक है। अनस्टार्ड का मतलब है जिस पे स्टार का निशान नहीं होता है। इसमें जो है वो जो आंसर दिया जाता है वो लिखित में आंसर दिया जाता है, ठीक है। यद्यपि संसद में प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा दिया जाता है, किंतु यह उत्तर संबंधित मंत्रालय तथा उसके कार्यकारी संगठन अधिकारियों के द्वारा तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। आपका कोई मंत्रालय हेल्थ का है, एग्रीकल्चर का है, एजुकेशन का है, तो पूछा जाएगा भी एजुकेशन में जो सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, कितने लोगों को लिटरेट किया है, कितनों को काम मिला है, कितनों को नौकरी मिली है। तो ये सारी डिटेल जो होती है वो जो गवर्नमेंट बड़े बड़े अफसर हैं वो सारा का सारा सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये सारे तैयार करके देते हैं सरकार, उसको विपक्षी दलों को पार्लियामेंट में अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। भारत में सन 1892 में प्रथम बार विधायिका में प्रश्न पूछने तथा 1909 में पूरक प्रश्न पूछने की शुरुआत हुई। एक ट्रेडिशन है, ये मैंडेटरी नहीं है भाई जो सवाल पूछना होता है। तो ये मैंने बताया 1892 1909 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। तो आगे देखते हैं हम इसमें बहुत सारी इसमें वैसे हिस्टोरिकल चीज़ भी दी हुई है। तो इसमें क्या है कि सुप्रसिद्ध ब्रिटिश सांसद हु गेट स्केल का कथन है, लोक सेवकों को सतर्क, भयभीत तथा सावधान रखने की यदि कोई सार्थक विधि है तो वह संसदीय प्रश्न ही है। देखिए जब विपक्षी दल जो है सरकार से सवाल करते हैं तो आप बताइए भाई एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, लोग बीमारियों से क्यों मर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्यों नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं, इस तरीके के सवाल करेंगे तो वो क्या है कि मंत्री तो आगे जो अफसर होते हैं बड़े बड़े उनसे वो जवाब तैयार करके देते हैं, ठीक है ना। और उससे क्या होता है सरकार की आलोचना होती है इसमें, ठीक है। और वो न्यूज़पेपर में आएगा तो सरकार क्या है कि सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट इलेक्शन में क्या है कि उनकी वोट घट जाती है। तो इसलिए जो क्या होता है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो काम नहीं करना चाहते तो उनको भी काम करना पड़ेगा। जितने भी वे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या मंत्री वगैरह सारे आ जाते हैं इसमें, तो उनको काम करना पड़ेगा। तो सवाल पूछने में जो है इतनी बड़ी ताकत होती है। भारत में फिरोज़ गांधी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न ने मुंदड़ा कांड 1957 को उजागर कर दिया था और तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमूर्ति को त्यागपत्र के लिए विवश कर दिया था। अब ये देखो मतलब सवाल पूछने से एक मंत्री ने भी जो है त्यागपत्र दे दिया था, उनका रेजिग्नेशन हो गया था। लेकिन आज का वक्त थोड़ा सा क्योंकि नैतिकता की कमी हो गई है, अब तो भाई साहब चल ही रहा है अपना लूटो, देश को लूटो और अपना मुँह मस्ती करो। और एक हो रहा है इसमें क्या है कि इस कांड में ये कानपुर के उद्योगपति हरिदास मुंदड़ा ने अपनी कंपनी के शेयरों के भाव बढ़ाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से 1 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इसी प्रकार भारत पाक युद्ध 1947 में के समय में खरीदी गई जीपों को घोटाला 1951 में खूब चर्चित रहा था। सन 1974 में पांडिचेरी के व्यापारी
तुल मोहन राम द्वारा 21 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर कर उद्योग मंत्रालय से आयात लाइसेंस का प्रकरण भी संसदीय प्रश्नों के माध्यम से जनता के समक्ष आया था। मतलब कि जब सवाल पूछे जाते हैं ना, बहुत सारा जो है करप्शन के केसेस, स्कैम, स्कैंडल्स वो सामने के आते हैं। और भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार नवंबर 2001 में विपक्ष ने पुनः रक्षा मंत्री बने जॉर्ज फर्नांडीज से लोकसभा में पूरक प्रश्न पूछने से मना कर दिया था, क्योंकि फर्नांडीज पर तहलका प्रकरण में कुछ आरोप थे। अतः त्याग पत्र के बाद पुनः रक्षा मंत्री बनना विपक्ष की नज़र में अवैध कदम था। संसद की साप्ताहिक रिपोर्टों में इन प्रश्नों एवं अन्य कार्यवाहियों का जो है विवरण होता है। तो देखो ये कितना भारी कंट्रोल होता है। आजकल तो क्या है कि भाई विधानसभा या पार्लियामेंट में नैतिकता की बहुत कमी हो गई है। ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दुनिया भर के करप्शन होते हैं, लोग मारे जाते हैं, लेकिन नैतिकता की कमी की वजह से भाई कोई मंत्री जो है वो रिज़ाइन नहीं करता है। तो अगला देखते हैं, शून्यकाल, जिसको हम 0 आवर बोलते हैं। प्रश्नकाल में सभी इच्छुक सदस्य जनहित संबंधी प्रश्न नहीं पूछ पाते, अतः वे प्रश्नकाल के समाप्ति के पश्चात ही चर्चा करते हैं। इसी कारण नवंबर 1966 से शून्यकाल शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। प्रश्नकाल का 1 घंटा समाप्त होते ही जो है 0 आवर जो है शून्य आवर जो है शुरू हो जाता है, जिसमें संसद सदस्य समसामयिक विषयों पर बिना पूर्व सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। यह समय कार्यपालिका को विवादित मुद्दों पर घेरने तथा सचेत करने का मौका होता है। शून्यकाल है आधा घंटा से 2 घंटे तक हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, एडजोर्नमेंट मोशन जिसको बोलते हैं। किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सदन में बहस कराने के लिए सामान्यतः दोपहर 12 बजे से पूर्व अध्यक्ष से काम रोको प्रस्ताव की अनुमति मांगी जाती है। मतलब भाई देश के हित के लिए कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कोई जो इश्यू है जो डिस्कस करना है, तो वो जो लोकसभा के जो है स्पीकर से जो है परमिशन लेकर के जो है उस पर डिस्कशन किया जाता है। यदि 40 या अधिक सांसद इसका समर्थन करें तो सदन के समस्त कार्य रोककर, तो उसकी कंडीशन भी है, कम से कम 40 जो MP होंगे ना वो जो है इसका समर्थन करेंगे, वो रिटर्न में होगा। सदन के समस्त कार्य रोककर काम रोको या स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, जो अधिकतम 3 घंटे की हो सकती है। इस प्रस्ताव के लिए शर्त है कि मुद्दा विशिष्ट, महत्वपूर्ण तथा तात्कालिक हो, इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित हो, सार्वजनिक महत्व का हो और न्यायालय में विचाराधीन ना हो। ठीक है, तो आगे देखें 2 घंटे की बहस। अगला देखते हैं, किसी विशिष्ट महत्व के प्रश्न पर 2 घंटे तक सदन में होने वाली बहस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके द्वारा सरकार एवं विपक्षी दलों का रवैया स्पष्टता सामने आता है। इस बहस के पश्चात मतदान नहीं होता। 2 घंटे की बहस किसी विशिष्ट महत्व के मुद्दे पर। जो पहला था वो थोड़ा सा अलग है, नाम अलग है, लगता तो थोड़ा सा सेम सा ही है। आगे है फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन नोटिस। किसी गंभीर तथा तात्कालिक महत्व के प्रश्न पर कोई भी संसद सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकता है, जिसे अध्यक्ष अनुमति देने या न देने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रस्ताव में संबंधित मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वे मंत्री से स्पष्टीकरण मांगेंगे, बताओ भैया आप, जिसका वह तुरंत या कुछ समय पश्चात स्पष्टीकरण देता है। ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस है। आगे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भाई कम से कम 50 सांसदों का जो है रिटर्न में जो है उसका समर्थन ज़रूरी होता है, और वो जो है सरकार के खिलाफ लेकर के आते हैं। अगर ये पास हो जाता है तो भाई सरकार गिर जाती है। ठीक है, आगे विधेयकों पर बहस। संसद में प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक विधेयक को पारित करने से पूर्व उस पर भाई बहस होती है, डिबेट होती है प्रॉपरली। इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो डिबेट होती है। तो BN गाडगिल के शब्दों में प्रश्न एवं बहस द्वारा लगातार प्रशासन के कार्यों की समीक्षा की जाती है। सरकार कैसे काम कर रही है, एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, तो वो डिबेट में ही होता है भाई, बिल में ही होता है। ठीक है ना, बिल लेके आए, क्यों लेके आए, क्या ज़रूरत थी, पहले क्या चल रहा था, अब सरकार प्रोटेक्टेड कर रही है तो कैसे कर रही है। ठीक, क्योंकि विरोधी दल अपना पूरा समय कार्यपालिका की त्रुटियां पता करने में लगाते हैं। ये ज़रूरी है भाई, ये तो सरकार का काम ही है। तो जो डिबेट्स होती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो लोकसभा के विघटित हो जाने पर विधेयकों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी, भंग होगी, तो जो बिल है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वो ख़त्म हो गया, नहीं होगा, तो उसकी क्या कंडीशन रही। यदि पहले देखते हैं इसमें, यदि कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है तथा राज्यसभा में लंबित है तो वह समाप्त नहीं होगा।
पहली कंडीशन, वह विधेयक जो राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा में भेजा जा चुका है तथा लोकसभा में लंबित है तो वो समाप्त माना जाएगा अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी है। वह विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा को भेजे गए थे और वहाँ लंबित है, समाप्त माने जाते हैं। इस प्रकार के विधेयकों को यदि राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त अधिवेशन बुला करके जो है इसको बचा सकता है। ये राष्ट्रपति के भी हाथ में, ज्वाइंट सेशन बुला सकता है पार्लियामेंट का और उसका, लोकसभा का, राज्यसभा। लंबित विधेयक में वह विधेयक नहीं आता जो दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की सहमति के लिए रखा हुआ है अथवा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो ये इसकी बिल की कंडीशन होगी। 4 पोजीशन बताई हैं। आगे, संसदीय नियंत्रण में मंत्रियों तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कराने, दिन के अंत में आधे घंटे की बहस कराने तथा अन्य चर्चाओं के माध्यम से भी संसदीय जो प्रक्रियाएं निष्पादित होती है जिनका विवरण सदन की कार्य प्रक्रिया नियमावली में वर्णित होता है। लोकसभा नियम 184, राज्यसभा नियम 170 के अंतर्गत किसी मुद्दे पर विशेष चर्चा भी हो सकती है और उस पर मतदान भी हो सकता है। निंदा प्रस्ताव जो है वो भी सरकार जो है वो लेकर के आती है। तो ये मैंने कुछ पार्लियामेंट्री कंट्रोल के कुछ मैकेनिज़्म बताए, ये प्रक्रियाएं बताई। इसकी सीमाएं भी होती हैं भाई, लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, अब देखते हैं इसको पढ़ के। संसदीय नियंत्रण एक लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण साधन है, बिल्कुल है, जो संपूर्ण लोक प्रशासन को सजग तथा सक्रिय रखता है। अब भाई जब विपक्षी दल सरकार से सवाल करेंगे भाई ये काम गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, तो जो बड़े बड़े अफसर हैं उनके ऊपर भी चेक आ जाता है, मंत्री उनको कंट्रोल करेंगे, बताओ भाई तुमने क्या गलती करी है, हमारे को जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो भी अकाउंटेबल रहते हैं और जो मंत्री है वो भी अकाउंटेबल रहते हैं, क्योंकि सरकार की बदनामी होती है गलत काम करते हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि समस्त प्रशासनिक कृत्यों की अंतिम जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय के मंत्री तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद की होती है। अतः राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक तंत्र पर प्रभावकारी नियंत्रण रखना चाहती है, किंतु मंत्रिपरिषद को कटघरे में लाने के लिए आवश्यक है संसद सदस्यों में पर्याप्त जागरूकता, प्रतिबद्धता तथा चतुरता हो। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः संसद को भी सक्रिय भूमिका जो है निभानी चाहिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संसदीय नियंत्रण पूर्ण जो है प्रभावी नहीं होता। इसके कारण क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है वो अब देखते हैं। पहला क्या है, सभी संसद सदस्य संसद की कार्यवाही में रुचि नहीं रखते। आपको पता ही है, एमपी बैठे कोई पीछे फिल्म देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि जो उसकी कार्रवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, बल्कि सभी सदस्यों में कतिपय 2-4 सदस्य ही पूर्ण रूप से, वो देखा हो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, जब लोकसभा राज्यसभा में जो बहस होती है तो 2-4 एमपी होते हैं जो बड़े एक्टिवली काम करते हैं, अदरवाइज तो बाकी तो सारे ऐसे ही होते हैं। अगला, संसद सदस्यों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, अतः सभी सदस्य विधायिका तथा कार्यपालिका की तकनीकी शब्दावली एवं प्रक्रियाओं से पूर्ण विज्ञ नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार स्वतः ही अरुचि हो जाती है। देखो पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादा और ये टेक्निकल होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, बड़ा मतलब वो जो लैंग्वेज होती है वो टेक्निकल सी होती है, उनकी समझ में ही नहीं आती। जब समझ में नहीं आएंगी तो सवाल क्या करेंगे, जवाब क्या देंगे वो, ठीक है ना। अधिकांश सदस्य दलीय राजनीति के संकीर्ण दायरे से बाहर नहीं आते तब पूर्ण सक्रियता तथा उद्देश्यता पूर्वक लुप्त हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि हर एक दल का अपना एक मतलब कि एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो क्या होता है कि वो दल के प्रति ज़्यादा जो डेडिकेटेड हो जाते हैं, वो देश और लोगों के प्रति नहीं रहते। जो लोगों के भलाई के लिए जो सवाल करना था पूछते नहीं, वो जो यूँ सोचेंगे भी हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके की भी जो है थिंकिंग पाई जाती है। और दूसरा है कि प्रचंड बहुमत के समय सरकार के सम्मुख विपक्षी दलों की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। ये भी एक लिमिटेशंस है भाई इसकी, ठीक है। नीति निर्धारण एवं कानून निर्माण में लोक सेवक की सक्रिय जो है भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में विधायिका की जो है भूमिका वो गौण हो जाती है। ये जो जितना भी जो भी कोई बिल आता है या कोई कानून नया बनाया जाता है तो सारा का सारा जो खाका तैयार करना सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं, पढ़े लिखे बड़े बड़े अफसर करते हैं। एमपीओ का उसमें जो है योगदान बहुत ही कम होता है। अगला, सांसदों के पास वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी तथा विधिक विषयों से संबंधित दक्षता का अभाव होता है। वो होता ही नहीं भाई, ना तो फाइनेंशियली एक्सपर्ट होते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, ना टेक्निकल होते हैं। 2-4 तो होते हैं लेकिन सारे नहीं होते, तो इसीलिए वो जो उनका पूरा पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होता। अगला, वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद कोई नया कर नहीं लगा सकती, बल्कि कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत करों में कटौती कर सकती है। इस प्रकार की स्थिति में बजट संबंधी प्रावधान प्राय जो के तो ही पारित हो जाते हैं। तो जो भी बिल आता है या कोई बजट आता है तो वो जो बजट है वो एज इट इज़ ही जो है पास कर दिया जाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है 8वां,
भारतीय विधानमंडलों में विगत 1 दशक में आ रही नैतिक गिरावट, आपको पता ही है, सारे गुंडे बदमाश हो रहे हैं भाई, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। एमपी किस तरीके से बात कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, दुनिया भर के स्कैम स्कैंडल होते हैं, तो जो एथिकल जो वैल्यूज़ है उसमें जो है वो गिरावट पाई जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है संसद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर 10-11 वर्षों के पश्चात। कई बार ऐसा होता है कि भाई जो संसद में जो सवाल कर लिया तो उसका जो जवाब है 10 साल के बाद वो जो है मंत्री जो सरकार जवाब दे रही है तो उसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा, ठीक है ना, इरेलेवेंट ही हो गया वो तो। अगला है 10वां, तो कई बार दलीय भावना से ग्रस्त होकर अनावश्यक प्रश्न भी पूछते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना, इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लेते हैं, कोई रेलेवेंस ही नहीं होता भाई पर्सनों का, उनकी वैल्यूज़ नहीं होती, कोई भी वैल्यूज़ नहीं होती कोई भी उसमें। तो ये इस तरीके के जो इरेलेवेंट पर्सन आपने देखे होंगे आजकल, कैसी वैल्यू है एमपीज़ की, वो कैसे सवाल करते हैं, जवाब कैसे होते हैं, है ना, तो वो कटाक्ष वगैरह या वो किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात, इस तरीके के पर्सनल ज़्यादा हो जाते हैं अब एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाना, तो वो देश तो पीछे रह जाता है, वो अपनी जेलसी, अपनी ईर्ष्या, अपना क्रोध वो है आपस में निकालते हैं, तो इस तरीके की जो लिमिटेशंस उसमें पाई जाती है। ठीक इसके विपरीत पॉल एच एपलबी ने भारतीय संसद के व्यवहार को आवश्यकता से अधिक क्रियाशील माना है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अत्यधिक ध्यान देने, प्रशासन के छोटे छोटे कार्यों में हस्तक्षेप करने, सत्ता के प्रत्यायोजन का विरोध करने तथा व्यापारिक हितों को प्रसिद्ध देने व्यस्त है। फिपनर और प्रत्यक्ष ने अमेरिकी कांग्रेस का प्रभाव सीमित माना है। ये देखो, ये चलो ये तो है जो भी है, लेकिन एक तरीके की बात ये है कि भाई पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है ना, वो जब विपक्षी दल सरकार से सवाल करते हैं तो नियंत्रण होता है। अब मानो या ना मानो, सरकार डरती है कि भाई आलोचना होगी तो अखबार में आएगा, मीडिया में आएगा, सरकार की जो है बदनामी होगी। तो ये जो हमने पढ़ा है ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।